तो रीजन वाई हमारा स्मॉलर होता है कटायन देन एनायन, इसका रीजन है फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स बट न्यूक्लियर चार्ज रिमेन्स सेम। न्यूक्लियर चार्ज सेम रहता है, न्यूक्लियर चार्ज मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट क्या इंक्रीज होता है? हाँ, एज अ रिजल्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो साइज कम। तुम ये वर्ड की जगह न्यूक्लियर चार्ज की नंबर ऑफ प्रोटॉन भी लिख सकते हो, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी टीचर न्यूक्लियर चार्ज पढ़ के काटते हैं, पर वैसे एनसीईआरटी की लाइन ये है। और तुम्हें ये भी लिख सकते हो एज फ्यूअर इलेक्ट्रॉन। सोडियम प्लस में 2,8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें कितने 2,8,1, यानी इसमें 11 प्रोटॉन्स और 11 इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन एंड 11 प्रोटॉन। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं पर प्रोटॉन सेम रहते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन के चार्ज को न्यूक्लियर चार्ज भी बोला जाता है, और न्यूक्लियर चार्ज सेम है और इलेक्ट्रॉन कम है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, ठीक है। ये एग्जैक्ट वर्ड डेफिनेशन है जो लिखनी है तुम्हें। नेक्स्ट, atomic and ionic radii of alkali metal increases on moving down the group. They increase in size by going from lithium to cesium. तो साइज डाउन द ग्रुप साइज का क्या होगा? इंक्रीज होगा। अच्छा, इसका रीजन क्या लिखा था हमने चैप्टर 3 में? डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस बिकॉज़ शेल इंक्रीजेस। वो अभी 10th में ही रह गए सारे के सारे। 11 में पढ़ाने के बावजूद तुम वही 10th का आंसर बोल रहे हो, रट के आ गए हो सारे, है ना। साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप because shielding effect increases and nuclear number of quantum number increases, shielding increases। तो लिखो इसका आंसर लिखो जो 11th का था, तुम भूल गए हो सारा चैप्टर 3। तो मैं लिखोगे डाउन द ग्रुप as shell increases the shielding effect increases, as a result effective nuclear charge would decrease। डाउन द ग्रुप जाने पर शेल का साइज बढ़ता जाता है और साइज के साथ साथ शेल नंबर भी बढ़ते जाते हैं। जितने शेल बढ़ेंगे उतना अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेंगे कि तुम हमारे घर नहीं आ सकते हो। तो शील्डिंग क्या हो जाती है? इंक्रीज। शील्डिंग इंक्रीज हो गई तो आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन क्या हो रही है? बढ़ रही है, कम हो रही है? कम। तो शील्डिंग आउटवेज न्यूक्लियर चार्ज। याद आ रहा है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नॉट इफेक्टिव। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, ठीक है। अब आ जाओ 11th में, भूल जाओ 10th के आंसर्स। अच्छा, नेक्स्ट तो ये इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो व्हाट इज मेंट बाय हाइड्रेशन एंथैल्पी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो इस टॉपिक पे, इसके बिना इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे इस चैप्टर के। हाइड्रेशन एंथैल्पी में हाइड्रोजन में भी समझा चुका हूं तुम्हें, है ना। दोबारा समझ लो एक बार, क्योंकि ये इन 2-3 चैप्टर में बार बार आएगी, ठीक है। सपोज ये पानी है और पानी में हम कोई आयन डाल रहे हैं, तो आयन कैन बी Na+ और Cl-, ऐसे कोई भी आयन है जो पानी में डालते हैं। तो वाटर में डालने पर Na+ जब पानी में आएगा तो उसे गायब हो जाता है, नमक को पानी में डालते गायब हो जाता है। वो क्यों गायब हो जाता है? बिकॉज सोडियम और क्लोराइड के आयन्स पानी के साथ डिसॉल्व हो जाते हैं। वो डिसॉल्व होने के लिए उसे क्या चाहिए होता है? वाटर मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन फोर्स को जनरेट करना होता है। तो वाटर यूजुअली हाइड्रेट्स एन आयन। कैसे हाइड्रेट करता है? हमारा मेटल आयन के साथ क्लोजली एसोसिएट होता है, उसको अट्रैक्ट करता है और उसी के साथ जैसे उसके साथ ही घुल मिल जाता है, तो इसी वजह से हमारा जो नमक है वो घुल जाता है। तो ये फिनोमेना कहलाता है हाइड्रेशन। तो व्हाट इज हाइड्रेशन? अगर हम लैंग्वेज में पढ़े तो when new bonds are made between ions and लगा देना इस पर and water molecules, तो इस फिनोमेना को हाइड्रेशन बोलते हैं। और इस प्रोसेस में जो हीट रिलीज होती है, हाँ,
क्योंकि तुम बताओ अगर कोई चीज बॉन्ड बनती है तो बॉन्ड बनने में स्टेबिलिटी आती है और स्टेबिलिटी तब आती है जब एनर्जी क्या होती है रिलीज। स्टेबिलिटी तब आती है जब एनर्जी रिलीज हो। तो बॉन्ड फॉर्मेशन में हीट रिलीज होती है, बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी रिक्वायर्ड है। ये पॉइंट भी सबको क्लियर है। तो पॉइंट ये है कि जब कोई आयन पानी के साथ बॉन्ड बनाता है तो इस टाइम पर उससे एनर्जी क्या होती है रिलीज। ये जो एनर्जी रिलीज होती है इसे हम बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। ओके, हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज होने की वजह से चार्ज क्या होगा इस पे, ये इसका सिंबल क्या होगा नेगेटिव, क्योंकि जो भी एनर्जीज रिलीज होती है जैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज होती थी तो वो क्या होती है नेगेटिव। आयनाइजेशन एंथैल्पी लगती है तो वो क्या होती है पॉजिटिव। जो एनर्जी लगे वो पॉजिटिव, जो रिलीज हो वो नेगेटिव। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है नेगेटिव। ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है। दिवेश बताओ हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है? होती क्या है ये पूछ रहा हूं मैं, क्या होती है हाइड्रेशन एंथैल्पी? ये जो आयंस का मिलना पानी का, तो उसे क्या बोलते हैं? उसको हाइड्रेशन एंथैल्पी बोलते हैं या हाइड्रेशन बोलते हैं? इधर आ जा पहले तो तू चेयर लेके इधर आ, आगे बैठ। हाँ तो ये क्लियर है सबका हाइड्रेशन एंथैल्पी। व्हेन न्यू बॉन्ड्स ऑफ आयन आर मेड विद वाटर द एनर्जी इज रिलीज्ड बाहर से, एनर्जी इज रिलीज्ड एंड दिस एनर्जी इज नोन एज हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, हाइड्रेशन एंथैल्पीज आर ऑलवेज नेगेटिव। अब तुम बताओ वाटर छोटे आयंस को ज्यादा वेलकम करता होगा या बड़े आयंस को? ठीक है, तो जो हमारा वाटर है वो सबसे ज्यादा पसंद छोटे बच्चों को करता है। छोटा लिथियम सबसे छोटा है इस ग्रुप में, तो छोटे बच्चों को ज्यादा घुल मिल जाता है उनके साथ। तो पॉइंट ये याद रखना, भूलना मत कि जितना छोटा आयन होगा उतना वाटर की हाइड्रेशन क्या होती है ज्यादा। वाटर ज्यादा हाइड्रेट करता है छोटे आयंस को, बड़े आयंस को वो हाइड्रेट ज्यादा नहीं करता। तो अगर हम बोले हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे मैक्सिमम किसकी होगी इस ग्रुप में, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी मैक्सिमम वुड बी फॉर लिथियम। व्हाई? बिकॉज स्मॉलर द साइज, लिख लो, ग्रेटर इज द हाइड्रेशन एंथैल्पी। स्मॉलर द साइज ग्रेटर इज द हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्या कह रहे हैं? Smaller the size, greater is the hydration enthalpy. तो हाइड्रेशन एंथैल्पी मैक्सिमम होती है when smaller ion हो। तो यहाँ पे जरूर लिखना है तुम्हें साइज या हाइड्रेशन एंथैल्पी is inversely related to size। ठीक है, तो ये याद रखना नेगेटिव की बात हो रही है, नेगेटिव ही होती है। तो अगर साइज छोटा है तो मोर नेगेटिव है, ठीक है ना। तो तुम यहाँ पे ये मत कंफ्यूज होना कि हम किसकी बात कर रहे हैं। मतलब ऐसा हो सकता है ना, हम बोल रहे हैं साइज छोटा है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है, तो तुम्हारे दिमाग में ये कंफ्यूजन आ सकती है कि सपोज -30 है और -40 है, तो छोटे साइज की हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगी, -30 या -40? हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है तो दैट मींस लग रहा है -30, बट हम बोल रहे हैं वैल्यू के हिसाब से, तो -40 ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, ये बोल रहे हैं। तो ये याद रखना, हाइड्रेशन एंथैल्पी इज मोर नेगेटिव इफ साइज इज स्मॉल। छोटा साइज होगा तो हीट ज्यादा रिलीज होगी। क्लियर, डिफरेंस समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट अब हम आते हैं द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कली मेटल डिक्रीजेस इन द ऑर्डर दिस। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चंस का ये आंसर बनेगा, ठीक है। वेरी कि लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट, lithium has maximum degree of hydration and for this reason lithium salts are mostly hydrated। क्वेश्चन इसी के नीचे लिखेंगे, why lithium salts are mostly hydrated, why lithium salts are mostly hydrated। ठीक है, तो कह रहे लिथियम के सॉल्ट्स पानी के साथ ज्यादा एसोसिएट होते हैं, तो रीजन सिंपल, smaller the size greater is the hydration enthalpy। तो lithium has maximum degree of hydration। तो lithium के सॉल्ट ऐसे दिखते हैं, डॉट ये G हट जाएगा, lithium LiCl.2H2O, तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल उसी के साथ एसोसिएटेड रहते हैं। क्लियर है भाई? नेक्स्ट पे आते हैं।
Physical properties not so important. Silvery white metals, and because of the large size they have low density. तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है, why alkali metals have lowest density? Why alkali metals have lowest density? लिख लो एक बार, क्वेश्चन लिख लो. Why lithium elements? Why lithium has low density in its period? Lithium has low density. तो अगर हम बोलें लार्ज, सबसे बड़ा कौन था? लिथियम था अपने पीरियड में. तो अगर उसका साइज बड़ा है तो उसका वॉल्यूम ज्यादा होगी, वॉल्यूम ज्यादा होगी तो डेंसिटी क्या होगी? कम. ठीक है, क्लियर है? एक मिनट. नेक्स्ट. अच्छा, melting point, boiling point of alkali metal is low, indicating weak metallic bonding. metallic bonding को बॉक्स में डालो. What is metallic bonding? इसको समझते हैं दोबारा. alkali metals में weak metallic bonding देखने को मिलती है. तो देखो मेरी बात सुनो, ये जो मेटल्स हैं हमारे, मेटल्स हैं जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, ठीक है, आयरन, जो भी चीजें हमारे आसपास मेटल है वो हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है ना. तो वो स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्या उसमें आयनिक बॉन्ड है या उसमें कोवेलेंट बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड है. कौन सा? ये एल्यूमिनियम है, ये भी एल्यूमिनियम है. तो किसने लॉस और गेन किया है? डिस्पर्जन फोर्स. साइज होता है तो अच्छा, वो तो वीक होता है ना बॉन्ड से. तो फिर ये इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है मेटल? कोई बॉन्ड है इनके बीच में जो इन्हें स्ट्रॉन्ग बना रहा है? केमिकल नहीं है. हाँ, ऐसी तो पता है. आधी दूरी बातें पता है ना. अच्छा, तो क्या फोर्स है इनके बीच में जो इनको इतना स्ट्रॉन्ग बनाता है? आयरन को वेल्डिंग. कोई बात नहीं. क्या किसी ने सही बोल रहा है? कौन बोल रहा है? अच्छा, वेल्डिंग कर रखी हमने एक कोने पे, है ना. एक आइटम को दूसरे आइटम से जोड़ा हुआ है, हमने वेल्डिंग कर दी ताकि वो निकले ना, है ना. अच्छा, कोई बात नहीं. देखो इनके अंदर एक स्पेशल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट इज मेटालिक बॉन्डिंग. ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए थे ना 10th में कि भाई मेटल इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है ना. अब शायद वेल्डिंग ही बोला होगा तुमने. अच्छा, नेक्स्ट. तो पॉइंट ये है कि सपोज एक ये कॉपर है, ठीक है, कॉपर और ये दूसरा कॉपर एटम. ये दोनों कॉपर के एटम्स हैं. ये कॉपर है, ये कॉपर है. तो इनके तो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस हैं मेटल में? अच्छा, कॉपर के क्या सब्सटेंस है? इसकी एल्यूमिनियम है. इसके अंदर एल्यूमिनियम क्या है? मॉलिक्यूल है. Al2 Al3 Al+ है, Al3+ है. इसके अंदर क्या है? एटम्स है. एटम ही एल्यूमिनियम के, ठीक है. उसके मेटल के एल्यूमिनियम के एटम ही उसका मॉलिक्यूल है ना, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है. तो अगर हम बोले ये एक एटम है, ये एक एटम है, इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन होगी कोई इनके बीच में जो इन्हें स्ट्रॉन्ग बना रही है. इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन. ये जो इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग है. डिस्पर्जन फोर्स तो कुछ भी नहीं है इनके सामने, ना डाइपोल डाइपोल फोर्स, ना डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ना हाइड्रोजन बॉन्ड. ये इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. ये जो सॉलिड बना रही है ना, तो सॉलिड स्टेट में रख रही है. तो ये होती क्यों है? पहली चीज, अगर सपोज इनका एक न्यूक्लियस है और इनके पास सपोज शेल्स है 2-4, ठीक है, तो अभी रुक जा, बता दो फिर पूछे कुछ. अच्छा, तो पहले इधर ध्यान दें. तो यहाँ पर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सपोज, ठीक है. ये भी कॉपर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. जो आखिरी शेल में वो ग्रीन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. और इसके अंदर वाले शेल में भी इलेक्ट्रॉन होंगे. तो ये जो अंदर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स है इनका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये हमें पता है मेटल ना किसी बॉन्डिंग में पार्ट ले सकते हैं, क्योंकि ये अंदर की साइड है, बाहर की साइड नहीं है. जो लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं वही बातें करते हैं, तो जो लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन में होते हैं वो ही बॉन्डिंग करते हैं, है ना. तो यहाँ पर ये पार्ट जो है, ये पार्ट को हम बोलते हैं कर्नल. क्या बोलते हैं? कर्नल. कर्नल इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस प्लस द इनर इलेक्ट्रॉन, उन सबको बोलते हैं कर्नल.
ठीक है। कर्नल जो है कर्नल की स्पेलिंग KERNEL, कर्नल, ठीक है। तो कर्नल बातें करने में विश्वास नहीं रखता, बॉन्डिंग करने में ज्यादा विश्वास नहीं रखता, पर ये पॉजिटिव है हमेशा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है। कर्नल की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन कम होंगे, उसमें प्रोटॉन क्या होंगे? ज्यादा। तो प्रोटॉन अगर ज्यादा है इसमें, तो इसके टोटल पे चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव, है ना। मतलब अगर हम इस टोटल को देखें तो इसमें इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन ज्यादा है, तो ये पॉजिटिव होगा। और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में पता है मोबाइल होते हैं, मेटल्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोबाइल होते हैं, बट वो रहते उन्हीं के पास है। तो होता क्या है कि इसका इलेक्ट्रॉन इसके कर्नल से अट्रैक्ट होता है, इसका इलेक्ट्रॉन इसके कर्नल को अट्रैक्ट होता है, और क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि इसके इलेक्ट्रॉन इससे अट्रैक्ट होंगे, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स बनाता है जिसे हम बोलते हैं मेटालिक बॉन्डिंग। What is metallic bonding? It is an interatomic attraction between valence electrons and the metal nucleus. बोलो कर्नल, अगर वर्ड नहीं है एनसीईआरटी में तो हम नहीं यूज करेंगे, तो कर्नल की जगह तुम ये बोल सकते हो इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स बिटवीन मेटल एटम्स ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। एक चीज और है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए वो अनपेयर्ड होने चाहिए, क्योंकि अगर वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो ज्यादा बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेंगे, क्योंकि उनकी स्पिन क्या है? कपल्ड है, ठीक है। पर अगर वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में क्या करता है? पार्ट इजीली ले पाता है, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या पेयर्ड, व्हिच टेक पार्ट इन बॉन्डिंग? मेटालिक बॉन्डिंग, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन मेटालिक बॉन्डिंग। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है। अब तुमने सोडियम को देखा होगा, वो भी तो मेटल है, उसको तो नाइफ से डर लगता है, नाइफ से कट जाता है ना। पॉइंट ये है कि इतना सॉफ्ट मेटल कैसे हो सकता है सोडियम या लिथियम और या पोटेशियम या सॉफ्ट मेटल्स? क्या उनमें भगवान ने कुछ गलत कर दिया? उनको मेटालिक बॉन्डिंग नहीं दी उन्होंने? क्या हुआ? वही तो मेटल है पर वो सॉफ्ट है बड़े, वो इतनी आराम से कट जाते हैं। क्यों कट जाते हैं? देखो रीजन है कि पहली बात ये सही कह रहे हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो ही मेटालिक बॉन्डिंग होगी। तो अगर हम S की बात कर रहे हैं, S ब्लॉक के एलिमेंट्स, तो उनको एक ही कमरा मिला है भगवान से, S, ठीक है। उसमें वो अनपेयर्ड कितने हो सकते हैं? एक और तू बोलेगा ये इमोशनल है इसलिए सॉफ्ट है। नेक्स्ट, वो हार्ड है, स्ट्रांग है। तू बता क्या है? वो हाईली रिएक्टिव होते हैं तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं। यार तेरे लॉजिक उल्टे चल रहे हैं। रिएक्टिविटी की तो बात ही नहीं आ रही, और रिएक्टिविटी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से देखी जाती है, तो कोई बात नहीं। ये S का घर था, ये भगवान ने D वाले को घर दिया है। कॉपर D में है ना, आयरन D में है, एल्यूमिनियम D में है, ठीक है। पर पॉइंट ये है कि D ब्लॉक के एलिमेंट्स हार्ड है, आयरन, कॉपर, ठीक है, निकल, बोलो, ये हार्ड मेटल्स हैं। तो क्यों? क्योंकि उनके पास D ब्लॉक है। तो उसके पास D ब्लॉक है तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तक ला सकता है? 5 तक ला सकता है। S वाले बेचारे 1। तो मेटालिक बॉन्डिंग किसमें ज्यादा स्ट्रांग होगी? D वालों में मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होगी, तो वो हार्ड होंगे और S ब्लॉक वाले सॉफ्ट होंगे। समझ आया? ये सब इसी लाइन के लिए किया मैंने, ये वाली। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ alkali metals are low, indicating the metallic bonding due to presence of only a single valence electron in them. पता है क्यों एनसीईआरटी वाले अज्यूम कर रहे हैं कि तुम्हें मेटालिक बॉन्डिंग पता होगी और तुम्हें सिर्फ बेल्डिंग पता है ना? तो तुम्हें मेटालिक बॉन्डिंग लिख लिया, बना लिया, समझ आ गया? भूलोगे तो नहीं, ठीक है। सबने नोट बना लिए ना? शुभम और प्रियांशु को छोड़ के। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। alkali metals give color to the oxidizing flame. तो ये क्या है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम? अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा, एस ब्लॉक समझने वाला चैप्टर है, सब समझो। अच्छा देखो, तुमने स्कूल में एक्सपेरिमेंट किया होगा,
शायद यही एक्सपेरिमेंट तुम्हें सबसे अच्छा लगा होगा। सॉल्ट एनालिसिस में आग लगाना नहीं किया? तो तुम थोड़ा सा सॉल्ट रखते हो प्लैटिनम वायर पे, उसको बंसन बर्नर पे लगाते हो, तो अलग अलग अच्छे अच्छे कलर्स देखने को मिलते हैं, कभी ग्रीन, कभी वॉयलेट, है ना। तो इसे बोलते हैं सॉल्ट एनालिसिस में, इसे हम बोलते हैं फ्लेम टेस्ट। तो बहुत ही अलग कलर देखने को मिलते हैं, ग्रीन, बिल्कुल ग्रीन, वॉयलेट, ठीक है, रेड, ऐसे कलर्स देखने को मिलते हैं। तो ये ही मेटल्स हैं जो कलर दिखाते हैं, ठीक है। तो ये मेटल्स जो है ये कलर क्यों दिखाते हैं, उसका क्वेश्चन आता है। जैसे लिखा हुआ है कि एल्कली मेटल्स इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक, मतलब स्पेसिफिक कलर। क्या हो गया कैरेक्टरिस्टिक मतलब, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक माने उसका अपना एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ठीक है ना। पॉइंट क्लियर है? जैसे शुभम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि वो आता लेट है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक है, वो नोट्स नहीं बनाता, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि ऐसे ही सोडियम, लिथियम, पोटेशियम अपना अलग कलर दिखाते हैं, तो दे शो कैरेक्टरिस्टिक कलर। क्वेश्चन आता है क्यों, और फ्लेम को क्यों दिखाते हैं? जब इनको आग पे डाला जाता है तो ये ऐसे कलर दिखाते हैं। तो ये कलर्स क्यों दिखाते हैं, उसका रीजन है। इलेक्ट्रॉन साइड। अच्छा, तो इनका रीजन ये है कि सिंपल कलर का रीजन होता क्यों है, क्यों मेरी शर्ट ग्रीन कलर दिख रही है और यहाँ पे बोल्ड व्हाइट कलर दिख रहा है? अरे मुझे लगता है क्वेश्चन पूछने नहीं यार इसके क्लास में, बेटर रहेगा। अरे मैं कुछ बताया क्यों कलर दिखाई देता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट और एब्जॉर्ब करते हैं, तो एनर्जी को विजिबल रीजन से लेते हैं, और विजिबल रीजन की लेने से हो सकता है जो कलर तुमने उठा लिया बाकी कलर दिख जाए, या फिर जब वो वापस आए तो वो एनर्जी रिलीज कर सकते हैं। तो जब तुम किसी को आग पे रखोगे तो ऑब्वियसली उसको एनर्जी फील होगी और वो भागेगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन है उसको तुमने फ्लेम पे रख दिया तो बेचारा भागेगा हायर शेल पे, बिकॉज उसको एनर्जी मिल गई है, वो भागना चाह रहा है। पर तुमने उसे फ्लेम मतलब ऑब्वियसली वो जब ऊपर जाएगा तो उसके पास इतनी एनर्जी तो नहीं होगी कि वो आयनाइज हो जाए, तो वो वापस आने की भी कोशिश, जैसे जैसे एनर्जी लूज होगी वो वापस आएगा, ठीक है। तो जब वो वापस आएगा तो जो उसने कलर एब्जॉर्ब किया होगा वो क्या करेगा? एमिट। पहले उसने कोई फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया, अब फिर वो क्या करेगा? एमिट। तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। Flame excites the electron to a higher energy level. When excited electron comes back to the ground state, there is emission of radiation in the visible region. और इसी के साथ तुम्हें ये टेबल याद रखना है, कौन सा एलिमेंट कौन सा कलर दिखाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं कर सकते। तो कौन सा एलिमेंट क्रिम्सन रेड दिखाता है? लिथियम शोज क्रिम्सन रेड, ठीक है। सोडियम शोज येलो, ठीक है। ऐसी पोटेशियम वॉयलेट एंड रेड वॉयलेट हमारा बेरिलियम एंड ब्लू, ठीक है। फ्रेंचियम रेडियो एक्टिव होता है इसलिए तुम्हें देंगे नहीं, फ्रेंचियम का कलर, हाँ सारे कलर फिक्स रहेंगे, मतलब फिक्स कैरेक्टरिस्टिक फिक्स। अगर आप वेवलेंथ चेंज करेंगे तो कलर चेंज हो जाएगा। तो लाइट की वेवलेंथ चेंज करते हैं फिर बात करेंगे, है ना। वो अलग केस है, वो अलग केस है। अगर चेंज होगी लाइट की वेवलेंथ चेंज होगी तब भी अब वो उनका तो अपना वो है ना कि उन्हें कितना पैसे चाहिए, उनको उतने ही पैसे चाहिए जितना एक गली से दूसरी गली में डिफरेंस है। वाल्मर सीरीज, डायमंड, पास्चन कर चुके हैं ना, तो एनर्जी सेम रहेगी ना दो शेल के बीच में, बिकॉज दे आर फिक्स्ड स्टेट्स, तो एनर्जी सेम रहेगी तो वेवलेंथ भी सेम ही एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। क्लियर है? बट अगर तू सपोज लाइट की वेवलेंथ छोड़ के कोई और वेवलेंथ देने लगे तो एक्साइट ही नहीं होगा, है ना, थ्रेशोल्ड होता है, है ना। तो वही चीज है कि उसको जितनी एनर्जी चाहिए उतनी ही चाहिए, इसीलिए उसका कलर क्या कैरेक्टरिस्टिक है। क्लियर? अच्छा नेक्स्ट, एल्कली मेटल्स कैन देयरफॉर बी डिटेक्टेड। इसका एप्लीकेशन क्या है दृष्टि? इसका एप्लीकेशन क्या है? फ्लेम टेस्ट। इसका एप्लीकेशन है कि वी इट कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ कटाइन। अगर हम किसी भी सपोज मैं तुम्हें नमक दे दूंगा, बोलूंगी इसमें बताओ कौन सा कटाइन है, तो तुम उसको आग पे रखना,
और उसमें येलो कलर दिखाई देगा तो तुम बोलोगे वो सोडियम का सॉल्ट है। तो इस इट कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ द आयन। ठीक है, क्लियर है भाई? नेक्स्ट और एक और दो वर्ड्स आ रहे हैं, एक दो तीन क्या आ रहे हैं? फर्स्ट आ रहा है alkali metals can be detected and can be determined by flame photometry or atomic absorption spectroscopy। तो ये फ्लेम फोटोमेट्री यही है, फ्लेम पे रखो उसकी फोटो लो, फोटोमेट्री। तो जो कलर आया उसको हम एक रेफरेंस वैल्यू से चेक कर लेंगे। और ऐसे ही एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है जो हम पढ़ चुके हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जब एक्साइट होते हैं तो एक एब्जॉर्प्शन पैटर्न बनता है, वो उनका क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक। लाइन स्पेक्ट्रा था ना फिंगरप्रिंटिंग, तो इन तरीके से डिटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर। ठीक है, अच्छा एयर के साथ ही कैसे रिएक्ट करते हैं उसकी कुछ रिएक्शंस हैं जो हमें यहाँ पे नोट करनी है। फर्स्ट इज इनकी रिएक्टिविटी अलग है। वैसे अगर हम माने तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर कर रहे हैं तो सबकी रिएक्टिविटी सेम होनी चाहिए थी क्योंकि सारे के सारे सेम ग्रुप में, सबकी वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, तो रिएक्टिविटी शुड बी सेम। और एयर में मेजर होता क्या है? रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, एयर में क्या होता है मेजर? ऑक्सीजन होता है एंड हाँ, तो हम दो चीजें देखेंगे यहाँ पे, एक तो एयर में ऑक्सीजन और दूसरा एयर में नाइट्रोजन। तो अगर ये मेटल्स को, जैसे लिथियम का मेटल है, तो लिथियम को अगर तुम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करोगे, तो हीट करोगे, तो लिथियम ऑक्साइड बनाएगा जो उसे बनाना चाहिए Li2O। Li2O बिकॉज Li की वैलेंसी +1, O की -2, फॉर्मूला Li2O। ठीक है, ठीक है, ये चीज तो अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है, सोडियम, सोडियम को जब हम बर्न करते हैं तो वो ऑक्साइड ना बना के इट फॉर्म पर ऑक्साइड, तो सोडियम ऑक्साइड नहीं, सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है। यहाँ पे नोट करोगे ये सारी रिएक्शन। ठीक है, ऊपर। ठीक है, सोडियम बनाता है Na2O2, तो सोडियम फॉर्म्स पर ऑक्साइड। और अगर हम रुबीडियम, सीजियम और पोटेशियम की बात करें, पोटेशियम यहाँ पे N लिख लो, N+O2 gives NO2 where N is पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये तीनों क्या बनाते हैं? सुपर ऑक्साइड्स। ठीक है, तो इनको पता कैसे चलता है कि भाई कौन सा ऑक्साइड है, कौन सा सुपर ऑक्साइड है, कौन सा पर ऑक्साइड है? अच्छा, पहली बात तो ये वर्ड ही क्यों आ रहे हैं, ऑक्साइड, पर, सुपर। ठीक है, ठीक है ना, देखो पहले देखो एक Na2O2 है ना, देखो 4 लिथियम के लिए एक ऑक्सीजन, ठीक है, 2 सोडियम के लिए एक ऑक्सीजन, एक मेटल के लिए एक ऑक्सीजन। तो पॉइंट ये है, यहाँ पे नीचे नीचे जाते जाते ऑक्सीजन का लेवल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। पहले वाला ऑक्साइड, ऊपर वाला पर ऑक्साइड और ऊपर वाला सुपर ऑक्साइड। ठीक है, क्लियर है भाई? तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, और इनके फॉर्मूले भी अलग होते हैं, ये हमने रिडॉक्स में पढ़ा है। ऑक्साइड का फॉर्मूला O2- और ऑक्साइड का फॉर्मूला O2- और सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला O-। ठीक है, ये ऑक्साइड का आयन है, ये पर ऑक्साइड का आयन है और ये सुपर ऑक्साइड का आयन है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये आता है आगे, शायद आगे आएगा कि नीचे जाते जाते इनकी टेंडेंसी टू शो सुपर ऑक्साइड पर ऑक्साइड क्यों इंक्रीज हो रही है, क्यों लिथियम ऑक्साइड बना रहे हैं और सोडियम पर ऑक्साइड बना रहे हैं एंड सो ऑन। तो उसको हम अभी करेंगे। सर बेसिक करेक्टर वो बताना कैसे होगा? बेसिक कैरेक्टर में सेकंड ऑर्डर में किसको? इनको ऑक्साइड्स को बेसिक ऑक्साइड, इनको तो ऑक्साइड्स नॉर्मल ऑक्साइड होंगे उसमें Li2O, Na2O, K2O ऐसे दे दो, ऑक्साइड्स होंगी। ऑक्साइड को पेरोक्साइड के साथ में नॉर्मल ऑक्साइड, हां ऑक्साइड्स में ना डाउन द ग्रुप जाते हैं, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, मेटल्स क्या होता है? बेसिस, तो बेसिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा। ठीक है, या अगर आएगा तो या तो सारे पेरोक्साइड्स का आएगा या सारे ऑक्साइड्स का आएगा। ऑक्साइड्स का होगा तो डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, वो सब हम आगे क्वेश्चन पे करने वाले हैं। ठीक है, अभी बस रिएक्शन लिख रहे हैं। नेक्स्ट रिएक्शन एक और है, लिथियम हमारा नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्ट करता है।
So lithium also reacts with nitrogen and forms lithium nitride. क्यों? क्योंकि lithium का charge +1 नाइट्रोजन -3 क्रॉस मल्टीप्लाई Ln3 N. ठीक है, लिथियम रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन टू फॉर्म लिथियम नाइट्राइड. इसका नाम है लिथियम नाइट्राइड. रिएक्शन बना ली, आगे बढ़े. अच्छा, एक क्वेश्चन यहीं पे लिख लेंगे कहीं साइड पे. व्हाई ऑक्साइड्स आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल? No, sorry. Why these metals are kept in kerosene oil? So because in atmosphere they convert into oxides and also with moisture they burn. Sodium, potassium violently react करते हैं water के साथ, so they are kept immersed in kerosene oil. ठीक है, next. अब आता है what is the oxidation state of K in CO2? K की oxidation state क्या है CO2 में? +2 +1 +1 +4 +1 +1 सर एक मिनट +half. ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है की. ठीक है, श्रुति का आंसर सही है और +1 पहले जिसने बोला था प्लस पलट दिया वो उसका गलत है. ठीक है, तो श्रुति ने सही जवाब दिया. ये K +1 में रहेगा बिकॉज ये सुपर ऑक्साइड ना ऑक्सीजन की तो -half लोगे, तो जिसकी लेनी है उसको x +2 × -half = 0, तो x +1. ठीक है ना. सुपर ऑक्साइड में, और एक बात मैं तुम्हें वैसे बता रहा हूँ, ये ग्रुप वाले एलिमेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन तो निकाल ही नहीं सकते, ना 3 ना 4 निकाल सकते तो 1. क्यों? क्योंकि NH1 है. तो हीलियम अगर तुम नोबल गैस चलेगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा नहीं. तो ये वाला क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसीलिए पेपर में आता है. क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, उन्हें बस पता होता है कि भाई O का तो -2 होता है, 2 × -2 x +2 × -2 = 0, x +4. हाँ, ग्रुप की बात करो. अच्छा, x +4. ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की -2 होती है, डाला फॉर्मूले में और 4 आ गया, आंसर आ गया, सही है. ठीक है, पर फिर वो गलत होके आएगा क्योंकि तुमने ध्यान नहीं दिया कि वो नॉर्मल ऑक्साइड नहीं है, वो सुपर ऑक्साइड है. ठीक है, क्लियर. अच्छा, नेक्स्ट. रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर. वाटर के साथ ही कैसे रिएक्ट करते हैं इसको देखना है. तो वाटर के साथ सिंपल है, ये वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड आयन बना. अच्छा, तो वाटर हमारा H2O और हम देख रहे हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर. और टुवर्ड्स वाटर की केस में हम देखें, अगर कोई मेटल लिया तुमने, मेटल प्लस तुमने H2O डाला तो उसे बनाना चाहिए MOH, है ना. क्योंकि Na + H2 will give NaOH, K + O2 will H2 will give KOH. तो बस जनरल रिएक्शन जो NCERT में देखी वो 2M+ + 2OH-. और इसके बाद कोई गैस रिलीज होती है, डाइहाइड्रोजन. तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. तो ये रिएक्शन है वेयर N बैलेंस कर लेंगे 2M और 2H2O, और वेयर M कैन बी सोडियम, पोटेशियम. ठीक है, ऐसे ये सारे मेटल्स ऐसे रिएक्ट करते हैं. लिथियम भी ऐसे करेगा. अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेंगे इसी पॉइंट के नीचे. द रिएक्शन ऑफ लिथियम इज लेस वाइग्रस देन सोडियम. द रिएक्शन ऑफ लिथियम इज लेस वाइग्रस देन सोडियम. व्हाई? ठीक है, तो इसका रीजन होता है. इसका रीजन वैसे 12th में उन्होंने अज्यूम किया तुम्हें आता होगा, या रिडॉक्स तुम्हारे स्कूल में अच्छे से पढ़ाया होगा, इसलिए ये आ सकता है आंसर. इसका एक रीजन इन्होंने ये रखा है, बिकॉज लिथियम हैज मोर नेगेटिव इनर्ट वैल्यू. ठीक है, ये क्वेश्चन ये लिखा हुआ है इसको स्टार्ट में. ये क्या है? हाँ, ये रिडॉक्स में नहीं पढ़ाया जाता है 11th में, ये 12th में पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रोकेम में.
अब इस एनसीईआरटी में लिखा है तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि ये पॉइंट है कि ये ई नॉट वैल्यूज होती है, इसे बोलते हैं ई नॉट वैल्यू, इसे बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल, तो रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ये उसी तरीके से है जैसा हमारा रिएक्टिविटी सीरीज होती है। रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है ना तुमने? तो रिएक्टिविटी सीरीज की तरह ये बताता है कि कौन सा मेटल किसके साथ रिएक्ट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। ठीक है, तो तुम ये मान लो इसकी लिथियम की मोर नेगेटिव ई नॉट वैल्यू होने की वजह से लिथियम जो है इज नॉट मच रिएक्टिव, ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। इसको डिटेल में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 12th में पढ़ने वाले हैं, तो अभी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन आ गया तो ये टर्म लिख देना क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है, और तुम इसको रिएक्टिविटी की तरह मानो और तुम बोलोगे कि इसकी लिथियम की रिएक्टिविटी लेसर है एज कंपेयर्ड टू सोडियम इन प्रेजेंस विद वाटर। रिलेशन विद हाइड्रेशन हेल्थी, हाँ, क्योंकि इनॉट, हाँ। अच्छा एक काम करेंगे, अभी आएगा रिडक्शन है ना, इसका रिड्यूसिंग नेचर है। ठीक है, तो मैं अभी तुम्हें समझाऊंगा, थोड़ी देर में समझाऊंगा। ठीक है, इस पे आएंगे वापस। तो तुम्हें ये लिखना है, इसका आंसर है लिथियम हैज मोर नेगेटिव ई नॉट वैल्यू ड्यू टू, ये भी लिख सकते हो, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड हाई पोलराइजिंग पावर। लिखो, इट इज ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड हाई, सॉरी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, स्मॉल साइज एंड हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो इन दोनों की वजह से वो वाटर के साथ इतना वायलेंटली रिएक्ट नहीं करता है, पर जैसे सोडियम से आग लग जाती है पानी पे, तो लिथियम से ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसका साइज स्मॉल है और हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है, ज्यादा है, तो ये आराम से रिड्यूस नहीं होता। देखो, अगर हम लिथियम से Li+ बनाना है, तो इस प्रोसेस में क्या होना है, Li से Li+ बनाना है, तो इसको ऑक्सीडाइज होना है कि नहीं? तो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी देखनी पड़ेगी। ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी की जगह हम रिड्यूस होने की टेंडेंसी देखते हैं, तो है तो बस उसका उल्टा ही, पर रिडक्शन वैल्यू से पता चलता है कि कौन कितनी जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, कौन कितनी जल्दी रिड्यूस होगा। तो लिथियम विल नॉट ऑक्सीडाइज इजीली। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? इट विल नॉट रिएक्ट इजीली विद वाटर। क्लियर है पॉइंट? तो तुम ऐसे लिख सकते हो इसका आंसर, इट हैज मोर नेगेटिव ई नॉट वैल्यू ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, हाई हाइड्रेशन, सो इट्स रिएक्शन इज नॉट एज वाइगरस। ठीक है, ई नॉट वैल्यू को अभी डिटेल अभी देखता हूं, समझ आता हूं थोड़ा और अच्छे से। नेक्स्ट, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डायहाइड्रोजन। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डायहाइड्रोजन। तो मेटल के साथ मेटल और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं, मेटल प्लस हाइड्रोजन, दे फॉर्म मेटल हाइड्राइड। ठीक है, MH। तो अगर मैं बोलूं NaH में इसका Na का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, +1 या -1? कौन +1 कहता है, कौन -1 कहता है? हाइड्रो रिडॉक्स दोबारा पढ़े थोड़े बच्चे। ठीक है, हाइड्रोजन का ऑलवेज +1 एक्सेप्ट विद मेटल हाइड्राइड्स, एक्सेप्ट विद मेटल्स। मेटल्स की प्रेजेंस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। तो अगर हाइड्रोजन का -1 है, x -1 = 0, तो x = और वैसे भी कटायन आगे होता है, आयन पीछे होता है, तुम अपनी सेंस से भी समझ सकते हो। NaH, Na कटायन होगा और H अनायन होगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। तो हैलोजन के साथ ही कैसे रिएक्ट करते हैं? हैलोजन जो होते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयन, है ना? तो मेटल्स, अगर सपोज सोडियम है, उसे क्लोरीन के साथ रिएक्ट करना है तो क्या बनेगा, Na+Cl2 gives NaCl, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये मेटल्स ऐसे रिएक्ट करते हैं, पर इसमें भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो इसके अंदर रीजन लिखेंगे, इसका क्वेश्चन लिखेंगे, लिथियम हैलाइड्स आर कोवलेंट। ये सारे के सारे मेटल हाइड्राइड्स क्या होते हैं, आयनिक, लॉस एंड गेन से बनते हैं। तुमने कर का ये 10th में Na से इलेक्ट्रॉन निकाले, Cl में डाला, डॉट स्ट्रक्चर बनाया था, है ना? तो NaCl जो है आयनिक कंपाउंड होना चाहिए, होता है। LiCl भी आयनिक होना चाहिए, नहीं होता है। ठीक है, लिथियम के हैलाइड्स आर नॉट कोवलेंट।
तो इसका क्वेश्चन लिखोगे पहले कि वाई लिथियम हैलाइड्स आर कोवलेंट, लिखा हुआ है आप लिखो, दोबारा मत लिखो। लिथियम हैलाइड्स आर कोवलेंट, व्हाई? बिकॉज because of its small size